नमस्कार साथियों, एक बार फिर आपका तक्षशिला प्लेटफॉर्म के ऊपर मैं आपका अपना पवन सिहाग तहे दिल से स्वागत करता हूं। अब से पहले हम जो मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज पढ़ रहे थे उसके अंदर हमने पुर्तगालियों को पढ़ लिया था। हमने देखा था वास्को डी गामा भारत कब आया, उनके आने का भारतीय राजनीति और अर्थव्यवस्था के ऊपर क्या प्रभाव पड़ा। आज हम जो शुरू कर रहे हैं, आज कर रहे हैं उस कंपनी को जो 1600 ईस्वी में भारत आएगी और 1947 तक भारत को रूल करेगी। तो इसी क्रम में आज हम ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी, या हम कहें आज से हम अंग्रेजों को पढ़ना शुरू करें। देखिए, बेसिकली बात करें अगर मॉडर्न हिस्ट्री के कंटेंट को लेके, तो जो अंग्रेज है या ईस्ट इंडिया कंपनी है, लगभग क्वेश्चन यहीं से आते हैं। चाहे वो प्लासी का युद्ध हो, चाहे बक्सर का युद्ध हो, चाहे इनका स्टार्टिंग में आने का तरीका हो, चाहे इनका दक्षिण में अधिकार हो, चाहे उत्तर में इनका अधिकार हो, या 1857 की क्रांति हो, चाहे महात्मा गांधी हो, सभी का जो संबंध जुड़ता है वो जुड़ता है अंग्रेजों से या ईस्ट इंडिया कंपनी से। तो आज का जो हमारा बेसिकली लेक्चर रहने वाला है वो ईस्ट इंडिया कंपनी पर रहने वाला है। हम इसको क्रमबद्ध तरीके से पढ़ेंगे कि भारत के अंदर कब कब और किन क्षेत्रों के अंदर आए और किस तरह का रूल उन्होंने वहां पे किया। देखिए, थोड़ा सा बेसिकली स्ट्रक्चर समझते हैं। जब हम अंग्रेजों को समझना शुरू करते हैं, हमें देखना पड़ेगा कि ब्रिटेन के अंदर क्या स्थिति चल रही है और उस समय भारत में क्या स्थिति चल रही, इन दोनों को जानना बड़ा जरूरी होता है। ठीक है ना। यदि बात करें अंग्रेजों की, तो इस समय ब्रिटेन के अंदर रानी एलिजाबेथ, कौन? रानी एलिजाबेथ रूल कर रही है। जबकि भारत के अंदर बात करें, खास करके जब हम मुगल वंश की बात करते हैं, तो इस वक्त क्या होता है, भारत के अंदर अकबर राज कर रहा होता है। तो इन दोनों कड़ियों को जानना जरूरी हो जाता है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं ब्रिटेन की या रानी एलिजाबेथ की। देखिए साथियों, होता क्या है, हम देखते हैं 1600 ईस्वी के अंदर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। पर ऐसा नहीं है कि अचानक से इनके मन में आया हो कि चलो एक कंपनी बनाते हैं और भारत के साथ ट्रेड करते हैं। ऐसा कुछ नहीं था। ये क्या है कि जैसा हमने पिछले लेक्चरों में भी जिक्र किया कि यूरोप के अंदर औद्योगिक क्रांति चल रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप वहां पे कच्चा माल और खास करके जो भारतीय वस्त्र है, कौन से वस्त्र? सूती वस्त्र, इनकी लगातार मांग बढ़ती जा रही थी। यही कारण है कि जैसे यूरोप भारत की तरफ आकर्षित हो रहा था, उसी तरह यूरोप का एक देश ब्रिटेन भी क्या है, भारत की तरफ आकर्षित हो रहा था। वो अपने देश के जो सूती वस्त्रों की मांग थी उसको पूरा करना चाहता था। ठीक है ना। तो इसी क्रम में क्या हुआ, ब्रिटेन से भी अंग्रेज भारत आने शुरू हुए। जैसे वास्को डी गामा भारत आया, या अल्बुकरक आया, या नीना डा कुन्ना की बात करें, ठीक है ना, या अल्मेडा की बात करें। इसी तरह अंग्रेज भी भारत में आए और भारत में आने के साथ भारत के साथ क्या करने लगे, ट्रेड करने लगे। तो एक बेसिकली सबसे पहला क्वेश्चन यहां से यह पूछा जाता है कि ब्रिटेन के भारत आने का रास्ता कौन सा था। तो साथियों, जब भी रास्ते की बात करें, चाहे वो बात पुर्तगाल की कर ले, चाहे बात ब्रिटेन की कर ले, चाहे फ्रांसीसियों की कर ले, चाहे डच की हो, चाहे डेनिश की हो, पांचों जो मुख्य रूप से विदेशी कंपनियां भारत आई, उनका भारत आने का रास्ता क्या रहेगा, एक समान रहेगा। देखिए, यूरोप से क्या है, अफ्रीका आएंगे। अफ्रीका के अंदर कहां पे, जो कैप ऑफ गुड जगह है, ठीक है ना। हमने लास्ट टाइम देखा था ना कि अफ्रीका के नीचे वाला ये जो क्षेत्र है, यहां पे जो कैप ऑफ गुड जगह है, गुड जगह, यहां पे आएंगे और यहां से होते हुए क्या है, ऊपर वाली साइड यूरोप है, यहां से होते हुए भारत आएगा। तो सारी कंपनियों का रास्ता एक समान रहेगा, यूरोप से अफ्रीका और अफ्रीका से होते हुए भारत के अंदर आएंगे। और उसके बाद ये भारत में आने के बाद क्या करेंगे,
भारत के साथ ट्रेड शुरू करें। तो पहला क्वेश्चन तो हमारा ये हो गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी या ब्रिटेन के भारत आने का रास्ता कौन सा था। तो ये रास्ता बिल्कुल वही रहेगा जिस रास्ते से वास्को डी गामा कभी भारत आया था। ओके, अब दूसरा क्वेश्चन यहां से ये बन के सामने आता है कि पहला अंग्रेज कौन था जो भारत आया। तो पहले अंग्रेज की बात करें तो जॉन मिल्डन हॉल। कौन? जॉन मिल्डन हॉल। ये क्या है? वो पहला अंग्रेज है जो भारत आएगा। दूसरा बड़ा क्वेश्चन क्या बनता है कि भारत आने वाला प्रथम अंग्रेज कौन सा है? तो जॉन मिल्डन हॉल, जो कि 1599 में कब आए थे? 1599। ये क्या है? भारत आए। देखिए, यदि ब्रिटेन की या इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ से ईस्ट इंडिया कंपनी व्यापार की परमिशन लेके आएंगे तो उससे पहले भारतीय स्थिति को जानना तो जरूरी होगा, किसी को तो भारत आना पड़ेगा ना। तो इसी क्रम में क्या है, जॉन मिल्डन हॉल 1599 में क्या होते हैं? भारत आते हैं। और भारत आने के बाद क्या काम करते हैं? ये 1600 ईस्वी के अंदर क्या काम करते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना करते हैं। ठीक है ना? दो क्वेश्चन यहां से कंफर्म हो गए। अब बात आती है कि ईस्ट इंडिया कंपनी या जो पहला अंग्रेज भारत आया वो किस जहाज से आया। कई बार क्या होता है साथियों कि जहाज का नाम पूछ लेता है। ठीक है ना? आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वास्को डी गामा किस जहाज से भारत आया था। खास करके जो एसएससी का जो पेपर का फॉर्मेट रहता है उन एग्जाम के अंदर इस तरह के जो पेचीदा से सवाल होते हैं उनको ज्यादा पूछा जाता है। तो यदि अंग्रेजों की बात करें तो जो रेड ड्रैगन, कौन सा? रेड ड्रैगन जो जहाज था, इस रेड ड्रैगन जहाज में क्या हुआ था? अंग्रेज भारत आए थे। तो ये अगला मुख्य क्वेश्चन बन गया कि अंग्रेज किस जहाज में भारत आए? रेड ड्रैगन में। पहला अंग्रेज कौन आया? जॉन मिल्डन हॉल, जो कि 1599 में आए। और किस रास्ते से आए? तो अफ्रीका से होते हुए ये भारत आए थे। यहां तक कोई दिक्कत साथियों? एक बार इसको सारे को साफ कर दूं। चलिए, जो भी समस्या हो ना साथ साथ बताते रहिए और लाइक कमेंट और शेयर जरूर करते रहिए। ठीक है ना? क्योंकि आपके लाइक कमेंट शेयर ही हमारे लिए क्या है? एनर्जी का काम करेंगे। और जैसा कि अभी दोबारा लॉकडाउन लग गया है, देखिए बड़ी विडंबना की बात है कि मेरे देश के अंदर रैलियां चल रही है, वहां लोग लाखों की संख्या में इकट्ठे हो रहे हैं। और जहां सैकड़ों स्टूडेंट इकट्ठे हो रहे थे जो भारत की नींव डालने का काम कर रहे थे, उनको कोरोना काल का हवाला दे दिया जाता है। तो चलिए, सरकार अपनी तरफ से जो भी है कर रही है, मैं उसके ऊपर सही गलत की कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। हमें अपना कार्य करना है, अपनी स्टडी को सुचारू रूप से जारी रखना है और अपने स्वास्थ्य का खास ध्यान रखना है। चलिए, तो अब बात होगी सारी की सारी ईस्ट इंडिया कंपनी पे कि ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या कॉन्सेप्ट रहने वाला है। ओके, तो पहली बात हमने देख ली, एक तरफ कौन होगी? महारानी एलिजाबेथ। कौन होगी? एक तरफ महारानी एलिजाबेथ रहने वाली है जो कि ब्रिटेन की रानी है। ठीक है ना? और दूसरी तरफ भारत के संदर्भ में बात करें तो यहां पे क्या है? अकबर राज कर रहा है। ठीक है ना? क्योंकि देखिए भारत के अंदर पूर्वी क्षेत्रों में अलग राज्य है, दक्षिण भारत में जाएंगे तो अलग तरह का राज है। पर मुख्य रूप से देखा जाए तो यहां पे मुगल वंश जो है वो ज्यादा शक्तिशाली है और मुगल वंश के ऊपर ही हमें डिस्कशन करना है। क्योंकि चाहे मैं कैप्टन हॉकिंस की बात करूं या टॉम्स रो की बात करूं तो वो सारे के सारे क्या है? मुगल वंश में आने वाले। ठीक है ना? चलिए, तो एलिजाबेथ उस वक्त रानी थी। तो जब जॉन मिल्डन हॉल भारत आते हैं 1599 में, तो ये बाद में क्या काम करते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी की कब स्थापना होती है? 1600 ईस्वी में कंपनी बना लेते हैं। कंपनी बनाने के बाद ये क्या काम करते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग आते हैं रानी एलिजाबेथ के पास कि रानी आप ऐसा करिए, हमें व्यापार करने की परमिशन दीजिए। तो स्टार्टिंग में क्या होता है? रानी एलिजाबेथ इनको 15 साल की परमिशन दे देती है भारत के साथ व्यापार करने। और ये क्या होता है? एकाधिकार होता है।
मतलब कंपनी को पूर्ण अधिकार दे दिया जाता है व्यापार करने का, जिसको कि एकाधिकार से जाना जाता है। 15 साल के लिए परमिशन मिल गई। पर रानी ने क्या कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मेरा भी क्या रहेगा, हिस्सा रहेगा या शेयर होल्डर रहेगी। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में पूछा जाए कि क्या रानी का हिस्सा था, तो बिल्कुल महारानी एलिजाबेथ का भी क्या था, इसमें हिस्सा था। ठीक है ना। कई बार कंपनी के बारे में पूछ लेते हैं, क्या ये कंपनी सरकारी थी? जी नहीं, ये कंपनी सरकारी नहीं थी। पूर्ण रूप से क्या थी, ये एक प्राइवेट कंपनी थी, जिसको कि 24 लोगों की एक टीम थी जो इसका संचालन करती थी। देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी बना दी गई, रानी एलिजाबेथ को उसका क्या बना दिया गया, शेयर होल्डर बना दिया गया। रानी एलिजाबेथ ने 15 साल की एक पत्र जारी कर दिया, जिसको कि एकाधिकार पत्र बोला जाता है। फिर क्या है, इसमें 24 लोगों की एक टीम बना दी गई, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में चलाने का काम करेंगे, और इस कंपनी से संबंधित जो भी निर्णय होंगे उनको कौन लेंगे, ये 24 लोगों की टीम लेंगे। क्योंकि इस वक्त भारत के अंदर पुर्तगाली भी है। भारतीय राजवंशों की बात करें तो हमें पता है अकबर का काल है, तो स्ट्रॉन्ग मुगल काल भी चल रहा है। यहां आने के बाद अचानक से आप धक्काशाही नहीं कर सकते, और व्यापारिक परमिशन लेना भी इतना आसान नहीं है। तो ऐसे में क्या है, एक मिनट साथियों, पानी पी लेता हूं थोड़ा सा। तो ऐसे में क्या होता है, इनको समस्या पैदा हो जाएगी, तो उससे संबंधित सारे निर्णय कौन लेंगी, ये जो 24 लोगों की टीम बनाई गई है, ये क्या करेगी, भारत में निर्णय लेने का काम करेगी। तो अगर 24 लोगों की टीम बनाकर रानी भारत भेज रही है ईस्ट इंडिया कंपनी को, तो कोई ना कोई तो इसका गवर्नर होना चाहिए ना। तो कई बार क्या है, प्रथम गवर्नर का नाम पूछ लेता है कि पहला गवर्नर कौन था। तो ये कौन थे, थॉमस स्मिथ। कौन थे, थॉमस स्मिथ क्या है, इनके पहले गवर्नर रहने वाले। तो ये नाम भी याद रखना है साथियों, क्योंकि पहला और आखिरी ऐसी चीजें होती हैं जिनको अनेक कंपटीशन एग्जाम अनेक बार पूछते हैं। ठीक है ना। अभी जो एचपीएससी का एग्जाम हमारे सर पे है, तो मॉडर्न हिस्ट्री एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। ठीक है ना। जो बड़े स्तर के एग्जाम होते हैं उनके अंदर इस तरह की चीजें पूछना आम बात है, और जिन साथियों ने मेंस के लिए हिस्ट्री सब्जेक्ट को चुना है, उनके लिए ये चीजें गहराई से जानना बड़ा जरूरी हो जाता है। ठीक है ना। तो इसीलिए इनको थोड़ा बारीकी से बता रहा हूं कि गवर्नर भी कौन था, थॉमस स्मिथ इनका पहला गवर्नर रहने वाला है, जो भारत में अंग्रेजों की तरफ से आएगा। अब देखिए, 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की चलो स्थापना हो गई। कहां पे हुई है, ब्रिटेन में हुई। अब क्या उसी टाइम आके भारत में व्यापार शुरू कर देंगे? क्या उसी वक्त भारत के साथ व्यापार करना आसान है? जी नहीं। क्यों आसान नहीं है? क्योंकि एक तो मुगल हो गई, पहला कारण, और दूसरा कारण जो पुर्तगाली थे। पुर्तगालियों ने इस वक्त तक व्यापार में अपनी अच्छी पकड़ बना रखी थी। ठीक है ना। क्योंकि 1498 में वास्को डी गामा भारत आता है। ठीक है ना। 1502 में सेकेंड टाइम भारत आता है, और उसके बाद से क्या है, अगर मैं 1505 से बात करूं तो लगातार ये व्यापार करते आ रहे हैं। तो लगभग इनको 100 साल हो गए हैं भारत में। इन 100 सालों के दौरान इन्होंने भारतीय लोगों के ऊपर अच्छी पकड़ बना रखी है। तो ऐसे में आते ही व्यापार शुरू करना आसान नहीं होगा। ठीक है ना। तो बात आती है कि इन्होंने भारत में व्यापार के लिए किस क्षेत्र को चुना। क्षेत्र अपने आप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो देखिए साथियों, यदि भारतीय नक्शे को थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए, ये इधर गुजरात वाला क्षेत्र हो गया, ये नीचे वाला क्षेत्र हो गया। ठीक है ना। अब देखिए, नीचे वाले जो क्षेत्र है कालीकट का, और ये सारा जो क्षेत्र गोवा का है, इन क्षेत्रों के ऊपर पुर्तगाल राज कर रहा है। कौन है, पुर्तगाली यहां पे है। बीजापुर के सुल्तान से गोवा जीत चुके हैं। ठीक है ना। इनका अच्छा यहां पे होल्ड बन चुका है।
ऊपर वाले साइड में बात करें गुजरात और गुजरात से इधर वाला पूरा पूरा क्षेत्र, बंगाल तक, इधर यहां बंगाल तक की जिक्र किया जाए तो यहां किसका राज है? मुगलों का राज है। तो देखिए अंग्रेजों के पास दो ऑप्शन बनते हैं। पहला ऑप्शन या तो वो पुर्तगालियों के पास चले जाए, पर पुर्तगाली भी क्या है? यूरोपीय हैं। ये जानते हैं कि अगर अंग्रेज यहां आके व्यापार करेंगे तो उनके व्यापार को चुनौती मिलेगी, ठीक है ना। तो ऐसे में क्या है, अंग्रेजों ने क्या काम किया? सीधे कहां आना उचित समझा? इन्होंने उचित समझा मुगलों के पास, कि मुगलों के पास जाएंगे और जाने के बाद क्या काम करेंगे? अपना व्यापार शुरू करेंगे, ठीक है ना। तो इसी क्रम में इनको जाना पड़ेगा किसके अंदर? मुगल दरबार में, ठीक है ना। कहां जाना पड़ेगा? मुगल दरबार में जाना पड़ेगा, क्योंकि मुगल वंश में अगर व्यापार करना है तो मुगलों की परमिशन होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। देखिए अंग्रेजों के लिए बड़ी चुनौती कब तक रहेगी? 1707 तक। कब तक? 1707 तक, जब तक औरंगजेब की मृत्यु नहीं हो जाती। 1707 में क्या होता है? औरंगजेब की मृत्यु होती है। उससे पहले तक अंग्रेजों के लिए बड़ी चुनौती है मुगल काल, इससे निपट पाना इनके लिए आसान नहीं है। तो ऐसे में क्या है, इनसे परमिशन लेना बड़ी जरूरी है। तो इसी क्रम में क्या होता है, एक घटना और घटती है। समय है 1609 का। इससे पहले कब? 1609 का। 1609 में क्या होता है, रानी एलिजाबेथ का समय हो जाता है समाप्त। यहां आते हैं राजा जेम्स। कौन? राजा जेम्स। इनका नाम साथियों जरूर याद रखना, बड़ा महत्वपूर्ण है। राजा जेम्स। राजा जेम्स क्या काम करते हैं? एक पत्र जारी करते हैं। देखिए पहले रानी एलिजाबेथ एक पत्र जारी कर रही है, जिसके अंदर ये 15 सालों का समय की बात कर रही है। दूसरा पत्र कौन जारी कर रहा है? राजा जेम्स एक पत्र को जारी कर रहा है। इस पत्र में क्या काम क्या करता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी को अनिश्चित काल तक, कब तक? अनिश्चित काल तक पूर्ण व्यापार या मैं कहूं स्वतंत्र व्यापार के क्या कर देता है? परमिशन दे देता है। मतलब राजा जेम्स ये बात बोलता है ईस्ट इंडिया कंपनी को कि आप ऐसे करिए, भारत में जब तक चाहे तब तक ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये देखिए क्वेश्चन अगर इस तरह से पूछा जाए कि प्रथम पत्र या रानी एलिजाबेथ ने कितने समय का जारी किया, तो 15 साल आपका आंसर रहना चाहिए। यदि क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा दे, ये पूछ ले कि अनिश्चित काल के लिए पत्र किसने जारी किया, तो 1609 में राजा जेम्स जो गद्दी पे बैठे हैं वो क्या काम करते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी को अनिश्चित काल के लिए व्यापार में पूर्ण अधिकार की परमिशन दे देते हैं, ठीक है ना। देखिए दोनों व्यापार से रिलेटेड पत्र हैं, पर दोनों की कहानियां क्या है? पूर्णता अलग अलग है। यहां तक मेरे किसी दोस्त को कोई दिक्कत? आगे बढ़े, चलिए अब देखिए अब होता क्या है कि राजा जेम्स एक काम करता है। ये क्या काम करता है? अपना एक कैप्टन, जिनका नाम क्या है? कैप्टन हॉकिंस। कौन से? कैप्टन हॉकिंस। इनको क्या कहते हैं कि आप ऐसे करिए, मेरे राजदूत बनके, क्या बनके जाना है आपको? राजदूत बनके भारत के अंदर। कहां जाना है? मुगल वंश में जाना है या मुगल काल में जाना है? जहां पे जाने के बाद आपको, देखिए ये कहां पे आएगा? कैप्टन हॉकिंस मुगल दरबार। कहां आएगा? मुगल दरबार आएगा। मुगल दरबार जाना है और मुगल दरबार जाने के बाद आपको वहां से व्यापार करने की आज्ञा लेनी है। तो इसी क्रम में कैप्टन हॉकिंस क्या काम करता है? मुगल दरबार आता है। अब इसके साथ भी एक बेचारे के साथ घटना घट जाती है। देखिए मुगलों की भाषा कौन सी है? तुर्की है। अब देखिए अगर एक अंग्रेज आके डायरेक्ट मुगल दरबार में अंग्रेजी बोलेगा तो पहली बात तो वो समझेंगे नहीं कि वो कह क्या रहा है, तो व्यापारिक परमिशन कहां से ले लेगा? तो इसे थोड़ी बहुत तैयारी करनी पड़ेगी ना कैप्टन हॉकिंस को। तो कैप्टन हॉकिंस क्या है? दरबार में राजदूत बन के आने से पहले
अच्छी तरह से तुर्की भाषा की तैयारी करता है, ठीक है ना। पर तैयारी करने के क्रम में क्या काम करता है, अकबर के बारे में अच्छी तरह से रट्टा मार के आता है। जैसे हम एग्जाम में नहीं करते हैं भी इस बार यहां से प्रश्न तो आएगा, तो बेचारा ये भी अकबर के बारे में अच्छी तरह से रट्टे मार के चला था इंग्लैंड से। पर हमें पता है 1605 में अकबर की हो गई मृत्यु। गद्दी पे कौन बैठ गया, जहांगीर बैठ गया। तो अब कैप्टन हॉकिंस दरबार में किसके आएंगे, जहांगीर के दरबार में आए। तो पूछ लेता है जिस वक्त कैप्टन हॉकिंस मुगल दरबार में आया उस वक्त कौन मुगल राजा राज कर रहा था। तो आपका आंसर क्या रहने वाला है, जहांगीर रहने वाला है। जहांगीर को आप टिक करेंगे। अब क्या हुआ, जहांगीर के दरबार में आ गया कौन, कैप्टन हॉकिंस। अब आने के बाद कैप्टन हॉकिंस ने बोलनी स्टार्ट कर दी तुर्की भाषा। अब जहांगीर थोड़ा सा सदमे में आ गया बेचारा, भी एक अंग्रेज है और अंग्रेज होने के बाद ये तुर्की कैसे बोल रहा है, ठीक है ना। अब मान लें कोई अंग्रेज अपने पास आए और आके कहे के हाल है, तो वही कहानी इसके साथ हुई, ठीक है ना। हुआ क्या, जहांगीर के दरबार में आया और आने के बाद तुर्की बोलनी स्टार्ट कर दी। तो जहांगीर तो इससे बड़ा खुश हो गया कि भाई कमाल है, एक अंग्रेज तुर्की बोल रहा है। तो इसीलिए कैप्टन हॉकिंस को क्या काम करता है, अंग्रेज खां की, किसकी, अंग्रेज खां की उपाधि कैप्टन हॉकिंस को देता है। कौन देता है, जहांगीर। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सा, कि अंग्रेज खां की उपाधि किस अंग्रेज को दी गई थी, तो किसको दी गई थी, कैप्टन हॉकिंस को दी गई थी। किसके द्वारा दी गई थी, जहांगीर के द्वारा दी गई थी, ठीक है ना। चलिए, एक तो इनको उपाधि दे दी गई अंग्रेज खां की, दूसरा क्या हुआ, इनको 400 की मनसबदारी भी दे दी। क्या दे दी, मनसबदारी। देखिए दो चीजें इनको मुख्य रूप से मिली, एक तो अंग्रेज खां की उपाधि मिली और दूसरी इनको क्या मिली, 400 की मनसबदारी मिली। इन्होंने कहा चलो ठीक है जी। पर कैप्टन हॉकिंस क्या बात बोलता है कि देखिए मेरा असल में यहां आने का उद्देश्य यहां मनसब लेना नहीं है, मैं तो यहां व्यापारिक परमिशन के लिए आया हूं। तो आप ऐसे करिए श्रीमान, मुझे व्यापार की परमिशन दे दीजिए। तो आरंभ में क्या होता है, इनको सूरत वाला जो क्षेत्र है, कहां का, गुजरात का, सूरत वाले क्षेत्र में इनको व्यापार करने की परमिशन मिल जाती है। कब, 1613 में। देखिए ये महत्वपूर्ण डेट है। क्वेश्चन ये पूछा जाए कि अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहां स्थापित की, तब तो आपका जवाब क्या रहने वाला है, 1611। कहां पे, मसूलीपट्टनम, ठीक है ना। 1611 में कहां पे, मसूलीपट्टनम जो क्षेत्र है। और दूसरी व्यापारिक फैक्ट्री या कोठी कहां खोलते हैं ये, 1613 में सूरत में खोलते हैं, ठीक है ना। तो इस क्रम में क्या होता है, अंग्रेजों के हाथ दो मुख्य रूप से व्यापारिक फैक्ट्रियां ये स्थापित कर लेते हैं या व्यापारिक केंद्र स्थापित कर लेते हैं। देखिए साथियों, एक चीज आपको बता दूं कि ये जो व्यापारिक फैक्ट्री या कोठी बार बार ये बोल रहे हैं, ये कोई ऐसी फैक्ट्री नहीं है जिसे आज के समय हम देखते हैं। ये एक तरह की गोडाउन है जहां पे ये सामान को इकट्ठा करते हैं। देखिए एक चीज को समझना जरूरी है कि अगर मैं अंग्रेजों की और पुर्तगालियों की व्यापारिक तुलना करूं तो अंग्रेज मुख्य रूप से किसका व्यापार करते हैं, भारतीय सूती वस्त्र का। किसका, सूती वस्त्र का व्यापार करते हैं। और यदि पुर्तगालियों की बात करें तो ये जो स्पाइस मसाले होते हैं, इन मसालों का व्यापार मुख्य रूप से करते हैं। देखिए जरूर दो ये यूरोपीय कंपनी है, पर दोनों का व्यापारिक क्षेत्र अलग अलग है। एक सूती वस्त्र में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं तो दूसरे क्या है, मसालों के व्यापार में ज्यादा दिलचस्पी दिखा। तो यहां तक की कहानी साथियों सारी क्लियर हुई है। कमेंट सेक्शन में बताते रहिए लेक्चर कैसे लग रहा है, ठीक है ना। क्योंकि मैं ये चाहता हूं कि चाहे एक क्लास पे समय 10 मिनट ज्यादा लग जाए, पर जितना कंटेंट पढ़े उसमें से पीछे क्वेश्चन नहीं रहना चाहिए। जितने संभावित क्वेश्चन बन रहे हैं
उनको ज्यादा से ज्यादा डिस्कशन करने की कोशिश कर रहे हैं। तो बेसिकली जितने यहां से क्वेश्चन बन रहे थे, कैप्टन हॉकिंस को लेके हो, चाहे मुगलों को लेके हो, चाहे रानी एलिजाबेथ को लेके हो, चाहे राजा जेम्स को लेके हो, तो ये सारी चीजें हमने यहां तक क्या कर ली, अपनी क्लियर कर ली। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, देखिए ये जो लॉकडाउन अभी चल रहा है ना, ये जो 15 दिन का सरकार ने अनाउंसमेंट किया है, देखिए कोई चीज आपके लिए वरदान है या श्राप है, वो निर्भर करता है आपके ऊपर कि आप उसका प्रयोग कैसे करते हैं। यदि इसको एक लॉकडाउन मान के सीधा घर में चुपचाप बैठे रहेंगे तो ये लॉकडाउन आपके लिए श्राप बन जाएगा। परंतु आप दूसरी तरफ ये सोच लो कि इन 15 दिन के अंदर अपने पूरे सिलेबस को कवर करके रखना है, तो यही चीज आपके लिए क्या होगी, वरदान साबित होगी। ओके ओके, अच्छा एक क्वेश्चन और बताइए साथियों कि फोर्ट सेंट जॉर्ज, कौन सा, फोर्ट सेंट जॉर्ज कहां पे है, आपके लिए कमेंट सेक्शन के लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं मैं कि फोर्ट सेंट जॉर्ज कहां पे है। आपको चलो ऑप्शन दे देता हूं, मद्रास, बी कलकत्ता, सी बंगाल, डी बंबई। इन चारों में से इस क्वेश्चन का कौन सा जवाब बिल्कुल सही रहेगा? फोर्ट सेंट जॉर्ज कहां पे है? ऑप्शन ए मद्रास, बी कलकत्ता, सी बंगाल, डी बंबई। देखिए मुंबई नाम बाद में बनेगा, बंबई पहले रहेगा, ठीक है ना। तो इसका जवाब मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर देना कि ये कहां पे है। चलिए अब बात करते हैं कि चलो अंग्रेज भारत में आ गए, हल्की फुल्की इनको कुछ परमिशन भी मिल गई। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि भारत में आने के बाद इनको व्यापार बढ़ाना है। क्या बढ़ाना है? व्यापार को बढ़ावा देना है। तो ये तो है नहीं कि पूरे भारत में आए और आते ही कहा वेलकम जी, आइए, आपका इंतजार था, इंतजार कर रहे थे कब आप आओ और कब आप हम पे रूल करो। ऐसा कुछ तो नहीं था ना। देखिए एक चीज के ऊपर थोड़ा सा जिक्र करना चाहूंगा। कुछ लोग कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करने नहीं आई, वो सिर्फ भारत को रूल करने आई थी, भारत पे सिर्फ राज करने आई थी। जबकि कुछ कहते हैं कि हम सिर्फ व्यापार करने भारत में आए थे। मैं अंग्रेजी इतिहासकारों की बात कर रहा हूं कि व्यापार करने भारत में आए थे और स्थितियां ऐसी बन गई कि हमें भारत को रूल करना पड़ा, भारत पे राज करना पड़ा। तो ये भी आपके लिए क्वेश्चन छोड़ रहा हूं, हालांकि इसका जवाब मैं खुद दे दूंगा कब, जैसे जैसे अपना चैप्टर आगे बढ़ेगा। मॉडर्न हिस्ट्री काफी लंबा चौड़ा कंटेंट है क्योंकि यहां से क्वेश्चन बहुत आने, ठीक है ना। जितने एग्जाम में इंडिया जीके आती है वहां से मॉडर्न हिस्ट्री अपना कंटेंट डालती ही डालती। चलिए व्यापार बढ़ाने के क्रम में बात करें तो हमें इसको दो स्टेप में पढ़ना पड़ेगा मुख्य रूप से। एक तो हम देखेंगे उत्तर भारत का कि उत्तर भारत में इनका व्यापार कैसे बढ़ रहा है, और दूसरा हम क्या देखेंगे जो दक्षिण भारत है, दक्षिण में अपने व्यापार को ये कैसे बढ़ा रहे हैं। क्योंकि ये अंग्रेजों ने देखिए एक बड़ा समझदारी का काम किया था। अचानक आते इन्होंने पूरे भारत पे ध्यान केंद्रित नहीं किया, इन्होंने क्या किया, क्रमबद्ध तरीके से व्यापार को बढ़ाया। तो उत्तर भारत की बात कर रहे थे तो यहां पे क्या है, अभी हम डिस्कशन कर रहे थे कि यहां पे मुगल वंश राज कर रहा है, और मुगल वंश में मुख्य रूप से कौन है, जहांगीर का हमने जिक्र किया कि जहांगीर यहां पे राज कर रहे हैं। फिर मैंने कैप्टन हॉकिंस का जिक्र किया कि कैप्टन हॉकिंस क्या है, मुगल दरबार आते हैं जिनको क्या है, अंग्रेज खां की उपाधि मिलती है, 400 का मनसब मिलता है, ओके, और क्या मिलता है, 1613 में इनको सूरत में एक फैक्ट्री खोलने की परमिशन भी मिलती है, ठीक है। चलिए यहां अंग्रेजों का इतने में मन नहीं भरा,
इन्होंने क्या कहा कि अकेला सूरत से हमारा काम नहीं चलने वाला, तो इन्होंने कहा भी क्या किया जाए, तो उन्होंने कहा क्यों न एक शख्स को और मुगल दरबार में भेजा जाए जो जाके कन्वेंस कर सके, उनको समझा सके कि जी देखिए व्यापार बहुत बड़ा होने वाला है और इसमें आपको भी क्या है, बहुत ज्यादा फायदा है। तो इसी क्रम में क्या होता है, 1615 समय क्या है, 1615 दरबार में कौन आता है, टॉमस रोब आता है। देखिए ये एक महत्वपूर्ण तथ्य है, कौन, टॉमस रो क्या है, दूसरा अंग्रेज है जो मुगल दरबार में आ रहा है, और मुगल दरबार में वापस कौन बैठा है, यहां पे जहांगीर बैठा। तो जहांगीर सोचता है यार आप तो हमारे दरबार में आना स्टार्ट कर दिए, सारे आने लग गए, पहले हॉकिंस आए उनको हमने अंग्रेज खां की उपाधि दे दी, अब आप आ गए। तो ये टॉमस रो थोड़ा सा तेज बुद्धि का व्यक्ति था। ये क्या करता है, ये मुगल राज्य में व्यापार की परमिशन ले लेता है। अब देखिए ये कन्वेंस करता है और जहांगीर काफी हद तक मान जाता है कि आप हमारे जितना भी क्षेत्र आता है उस क्षेत्र में क्या कर सकते हैं, आप व्यापार कर सकते हैं। दक्षिण को एक बार मैं साफ कर देता हूं, दक्षिण को थोड़ा सा बाद में जिक्र करें, पहले इस सारे क्षेत्र को इनको देख लेते हैं। अब देखिए ये कड़ी याद हो गई। सबसे पहले कैप्टन हॉकिंस जब उत्तर भारत की कहानी पढ़ते हैं, फिर 1615 में टॉमस रो का जिक्र कर लेते हैं जो व्यापार में काफी ज्यादा परमिशन ले लेता है। चलिए अब क्या होता है, समय आता है 1651 का। 1651 में क्या होता है, बंगाल में अब ये बढ़ना शुरू होते हैं बंगाल की तरफ। बंगाल में एक क्षेत्र है हुगली, कौन सा, हुगली। ये हुगली में व्यापारिक कोठी खोल लेते हैं, कहां पे, 1651 में बंगाल के हुगली में। अब देखिए बंगाल का जब जिक्र आएगा तब जिक्र आएगा यहां के नवाब का। किसका जिक्र आएगा, नवाब। देखिए सबसे ऊपर मुगल राजा हुआ करता था। मुगल राजा क्या काम करता था, मुगल राज्य या मुगल क्षेत्र काफी बड़ा था, उस पे आसान तरीके से रूल करने के लिए ये क्या काम करते थे, अपने क्षेत्रों को बांट देते थे, उनमें अलग अलग नवाबों को नियुक्त करते थे। तो इन्हीं के समय में क्या हुआ, एक नवाब है जिसका नाम है शाह सूजा। क्या नाम है, शाह सूजा। शाह सूजा के पास जाते हैं। देखिए पहले मुगलों से परमिशन लेनी पड़ेगी, जब मुगल बादशाह परमिशन दे देगा बंगाल में व्यापार करने की, और किस क्षेत्र में, हुगली पे, तब क्या होगा, नवाब के पास जाएंगे और नवाब का नाम क्या देखने को मिलेगा आपको यहां पे, शाह सूजा देखने को मिलेगा। शाह सूजा क्या है, एक निशान जारी करता है। क्या जारी करता है, निशान। देखिए निशान का मतलब यहां पे एक पत्थर से होता है, एक ऐसा पत्थर जो इनको व्यापारिक छूट दे दे। अब देखिए पूछा जाता है कि निशान जारी किसने किया था, तो निशान जारी करने का संबंध किससे रहेगा, शाह सूजा से रहेगा, जो क्या काम करते हैं, 3000 के, कितने पे, 3000 के वार्षिक कर पे, 3000 के वार्षिक कर पे बंगाल में व्यापार करने का, बंगाल में व्यापार करने का एकाधिकार पत्र इनको जारी कर देता है। देखिए एक तो पहले रानी एकाधिकार पत्र जारी कर रही थी जिसके तहत कंपनी यहां के व्यापार कर सकती थी। अब क्या हुआ, 1651 में मुगल बादशाह क्या काम करता है, बंगाल का जो हुगली वाला क्षेत्र है उसमें व्यापार करने की परमिशन दे देता है, और बंगाल में एक नवाब है जिसका नाम शाह सूजा है। शाह सूजा क्या काम करता है, एक निशान जारी करता है, और इस निशान के तहत क्या कहा जाता है, 3000 रुपए के वार्षिक कर के ऊपर आप बंगाल के अंदर कर मुक्त व्यापार कर सकते हैं। यहां तक की कहानी समझ में आएगी। देखिए ये भारत में जारी होने वाला प्रथम पत्र है जो अंग्रेजों को मिलेगा। इस तरह के 3 अलग अलग फरमान, ये क्या एक तरह का फरमान है, और मुख्य रूप से देखा जाए तो हमें 3 फरमान पढ़ने पड़ेंगे।
एक फरमान ये पड़ा है जो कौन जारी कर रहा है, शाह शुजा जारी कर रहा है। दूसरा फरमान हमें फर्रुख शेर का पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, जो कि 1717 में जारी होगा। और तीसरा हमें गोलकुंडा का पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मुख्य रूप से 3 फरमान पढ़ने पड़ते हैं। तो एक फरमान हमने पढ़ लिया जो क्या है, शाह शुजा जारी कर रहा है 3000 रुपए के वार्षिक कर के ऊपर, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है। अब देखिए इसका थोड़ा सा प्रभाव देख लेता हूं मैं कि इसका प्रभाव क्या रहा। प्रभाव ये रहा कि जब ये निशान या फरमान जारी किया गया तो ये फरमान था सिर्फ अंग्रेजों के लिए। किसके लिए था? अंग्रेजों के लिए, कि अंग्रेज अब कर मुक्त व्यापार कर सकते, 1 साल तक जितना चाहे जैसा चाहे व्यापार कर सकते हैं। चलिए ठीक है। अब क्या हुआ, जो भारतीय व्यापारी, कौन? भारतीय व्यापारी, भारतीय व्यापारियों ने क्या काम किया, अंग्रेजों के पास जाना शुरू कर दिया। इन्होंने कहा देखिए आपने तो 3000 रुपए दे दिए हैं इनको, ठीक है ना, अब क्या है, नवाब हमसे ज्यादा कर ले रहा है, तो आप ऐसे करिए कि उसका आधा कर हमसे ले लीजिए। जैसे मान लेते हैं नवाब ले रहा है 50 रुपए व्यापार में, तो इन्होंने कहा आप ऐसे करिए 25 रुपए ले लीजिए और हमें अपने फरमान हमें भी दे दीजिए, ताकि हम भी बंगाल में मुक्त व्यापार कर सके। और बंगाल साथियों कोई छोटा बंगाल नहीं है, इसके अंदर कौन है, उड़ीसा भी इसके अंदर है और बिहार का क्षेत्र भी इसमें आता है, बहुत बड़ा है बंगाल उस वक्त का, ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होता है, बंगाल के हुगली के अंदर इनको व्यापार करने की परमिशन 1651 में मिल जाती है। यहां तक कोई दिक्कत? चलिए अब इनकी आगे की कहानी देखते हैं, क्योंकि अंग्रेज जरूर थोड़ा सा समय लगा रहे हैं, पर ये जिस तरह की नीतियां भारत में लेके आ रहे हैं वो नीतियां आगे भारतीय राजाओं के लिए और भारतीय जनता के लिए बहुत ही खतरनाक साबित होगी, ठीक है ना। जैसे से हम देखते हैं रोल्ट एक्ट को आगे देखेंगे, 1857 की रिवोल्ट क्रांति को देखेंगे, अनेक चीजें देखने को मिलेंगी। चलिए उसके बाद क्या होता है, 1698 में, क्रमबद्ध तरीके से पढ़ रहे, छोड़ेंगे नहीं, जो भी चीज इंपॉर्टेंट है बीच की। 1698 में क्या होता है, 3 गांव उनकी क्या कर लेते हैं, ये जमींदारी ले लेते हैं, कि भारतीय राजाओं को बोलते हैं ये 3 गांव दे दीजिए। कौन कौन सा? आप हमें कालीकट दे दीजिए, दूसरा इन्होंने क्या कहा, सुतानती हमें दे दीजिए, और तीसरी जमींदारी आप हमें गोविंदपुर की दे दीजिए। किसकी? गोविंदपुर की दे दीजिए। इन 3 गांवों की आप क्या करिए, हमें जमींदारी दे दीजिए। तो भारतीय लोगों ने कहा चलो जी ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, दे देते हैं। और आगे जाके जो कालीकट है, सुतानती है या गोविंदपुर है, यही आगे जाके क्या बनते हैं, कलकत्ता बनते हैं। क्या बनते हैं? कलकत्ता बनता है। ओके। और जो जॉर्ज नॉक है, कौन? जॉर्ज नॉक, जॉर्ज नॉक जो है इनको कलकत्ता का संस्थापक माना जाता है। ये क्या है, इसके संस्थापक या फाउंडर माने जाते हैं। किसके? कलकत्ता के। कौन? जॉर्ज नॉक। ये क्वेश्चन आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है ना। पूछ सकते हैं 1698 में कौन कौन से क्षेत्र की इन्होंने जमींदारी मांगी थी, तो किसकी? कालीकट की, सुतानती की और गोविंदपुर की। इन 3 की इनको जमींदारी मिलती है। जमींदारी मिलने के बाद ये कोलकाता की स्थापना करते हैं, ठीक है ना। और कलकत्ता का संस्थापक किसको माना जाता है? जॉर्ज नॉक को इसका संस्थापक माना जाता है। ओके, चलिए यहां तक की कहानी सबके क्लियर है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। चलिए अब चलते हैं सीधे 1717 में। अब हमें कलम रखना है 1717 में, क्योंकि अभी हम उत्तर भारत को पढ़ रहे हैं। उत्तर के बाद दक्षिण को अलग से देखेंगे, क्रमबद्ध तरीके से साथ साथ नोट्स बनाते रहे, ठीक है ना। चलिए समय आता है 1717 का। 1717 में क्या होता है, इस वक्त औरंगजेब गद्दे के ऊपर नहीं है, औरंगजेब मर चुके हैं। 1707 में कब मृत्यु हुई? 1707 में।
अब क्या है, भारत में जो राज कर रहे हैं वो है फर्रुख शेर। कौन है? फर्रुख शेर। देखिए, फर्रुख शेर सबसे बड़ी गलती यहां ये इंसान करता है। ये क्या काम करता है फर्रुख शेर? ये जारी करता है फरमान। क्या जारी करता है? फरमान। पर फरमान जारी करने से पहले एक चीज देख लेते हैं कि फर्रुख शेर ऐसा करता क्यों है। ऐसी क्या आपत्ति आ गई फर्रुख शेर पे कि इनको फरमान जारी करना पड़ा, जिसको हम क्या बोलते हैं? शाही फरमान। कौन सा? शाही फरमान। देखिए, शाही फरमान की कहानी देखने से पहले हमें एक आधी चीज देखनी पड़ेगी। 1717 के आसपास क्या होता है, फर्रुख शेर की तबीयत बहुत खराब हो जाती है, ठीक है ना। अब जिस वक्त इनकी तबीयत खराब होती है तो एक शख्स है जॉन शर्मन। कौन? जॉन शर्मन। अब जॉन शर्मन को क्या है, एक कमीशन बनाता है, एक टीम बनाता है, ठीक है ना, जिसके अंदर डॉक्टर हैमिल्टन। कौन है? डॉक्टर हैमिल्टन। ये भी क्या होते हैं? इसके सदस्य होते हैं। देखिए, जॉन शर्मन एक कमेटी बनाते हैं जो क्या करेगी, मुगल दरबार जाएगी और मुगल दरबार जाने के बाद व्यापार की परमिशन लेगी, ठीक है ना। तो इसके लिए क्या है, जॉन शर्मन की अध्यक्षता के अंदर एक कमेटी बनी और उसके अंदर एक शख्स कौन था? डॉक्टर हैमिल्टन। जिस वक्त ये मुगल दरबार में जाते हैं फर्रुख शेर के पास, उस वक्त फर्रुख शेर की तबीयत बहुत खराब होती है। तो ये इनके दरबार में आते हैं और दरबार में आने के बाद जैसे डॉक्टर हैमिल्टन फर्रुख शेर को देखते हैं तो वो इनसे इनकी बीमारी के बारे में पूछते हैं और डॉक्टर हैमिल्टन इनका इलाज शुरू कर देते हैं। और भारतीय दुर्भाग्य की बात है कि हैमिल्टन फर्रुख शेर को पूर्ण रूप से क्या कर देते हैं? सही कर देते हैं, ठीक कर देते हैं, ठीक है ना। तो उसके बाद फर्रुख शेर खुश होकर क्या काम करता है? शाही फरमान जारी करता है। ओके, तो शाही फरमान के अंदर क्या होता है कि इनको बंगाल, क्या? बंगाल में 3000 रुपए के वार्षिक कर पे, इस पे 3000 रुपए के वार्षिक कर पे व्यापार करने का अधिकार मिल जाता है। दूसरा, सूरत में, कहां पे? सूरत में 10,000 के वार्षिक कर पे व्यापार की परमिशन मिल जाती है। देखिए, एक तरफ बंगाल में मिल रही है, दूसरी तरफ सूरत, यानी जो भारत के दोनों किनारे हैं उनके ऊपर इनको व्यापार की छूट मिल रही है। महज कितने में? 13,000 रुपए में। वार्षिक है, मतलब इन क्षेत्रों के अंदर एक साल के लिए अंग्रेजों को किसी तरह का कोई टैक्स नहीं देने पड़ेगा। सिर्फ करना क्या पड़ेगा? महज 13,000 रुपए मुगल बादशाह फर्रुख शेर को अदा करने पड़े। अगला क्या होता है इस गोल्डन शाही फरमान में? तीसरी बात यह लिखी होती है कि जो अंग्रेजी सिक्के हैं, कौन से? जो अंग्रेजी सिक्के हैं जो कि बंबई में बन रहे हैं। कहां बनते हैं? बंबई में। ये क्या है? मुगल काल में चलेंगे, मुगल राज्य में चलेंगे। मतलब जहां जहां तक मुगलों का राज है वहां पे अंग्रेजों के बनाए हुए सिक्के क्या है? किसी भी काम के लिए यूज किए जा सकते हैं। यानी कि अब क्या है, मुगल सिक्का अगर किसी के पास नहीं है, उसके पास अंग्रेजों का सिक्का है, तो भी क्या है, वो जैसे चाहे वैसे अपना कार्य कर सकता है, अपना गुजारा कर सकता है। तो ये क्या है? ये है सेकंड फरमान। देखिए, इससे पहले बंगाल के लिए एक फरमान और जारी हुआ था, जो कि कौन कर रहा था? शाह शुजा कर रहा था। और दूसरा फरमान कौन जारी कर रहा है? 1717 में फर्रुख शेर कर रहा है, जिसको कि शाही फरमान के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है मित्रों कि शाही फरमान किसने जारी किया था और कब किया था? तो 1717 में फर्रुख शेर ने किया था, जिसके अनुसार 3000 के वार्षिक किराए पे बंगाल, 10,000 में सूरत और पूरे मुगल राज्य के अंदर अंग्रेजी सिक्के चलाने की इनको क्या मिल गई? परमिशन मिल गई। ठीक है, अब बात करते हैं इनका तीसरा फरमान। तीसरा फरमान क्या होता है? जो गोलकुंडा है, क्या है? गोलकुंडा। गोलकुंडा का जो राजा होता है, ये क्या काम करता है? महज 500 पाउंड में या पगोड़ा में
उस वक्त पागोड़ा था, तो महज 500 पगोड़ा के अंदर क्या है, सूर्य जो गोलकुंडा का क्षेत्र है इसमें पूर्ण व्यापारिक अधिकार इनको दे देते हैं। इसको क्या बोला जाता है, गोल्डन फरमान। क्या बोलते हैं, गोल्डन फरमान। तो ये किसने जारी किया था, गोलकुंडा के सुल्तान ने जारी किया था। तो पहला हमने देख लिया शाह शुजा का, दूसरा फर्रुखशहर का, और तीसरा जारी कौन कर रहा है, गोलकुंडा से जारी हो रहा है, जो कि महज 500 पगोड़ा में गोलकुंडा पे पूर्ण व्यापार का अधिकार इनको मिल जाता है। ठीक है ना। तो इस तरह से क्या होता है, मुख्य रूप से उत्तर भारत के अंदर अंग्रेजों का पूर्ण रूप से व्यापार का अधिकार इनको मिल जाता है। तो साथियों जल्दी कमेंट करिए और बताइए इसमें से समस्या क्या आ रही है, कौन सी चीज समझ में नहीं आई या कौन सी चीज ऐसी है जो अछूती रहेगी। ठीक है ना। लगभग मैंने मेरी तरफ से हर चीज को कंप्लीट कवर करवाने की कोशिश की, जितने क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं हर एक को बताने की कोशिश की। तो थोड़ी सी नजर डाल लेते हैं दक्षिण पे, उसके बाद अगले लेक्चर के अंदर हम आपसे मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं। तो साथियों इस तरह से हमने क्या किया, पूरे उत्तर में अंग्रेजों के अधिकार को देख लिया कि अंग्रेजों ने अधिकार कैसे किया। अगला जो हमारा लेक्चर रहेगा उसके अंदर हम दक्षिण में अंग्रेजों का विस्तार देखेंगे, और साथ में अगला लेक्चर किस पे रहेगा, बंगाल पे पूर्ण अधिकार से रहेगा। हम बंगाल के नवाबों को देखेंगे, प्लासी का युद्ध देखेंगे और बक्सर का युद्ध मुख्य रूप से देखेंगे। तो साथियों तब तक के लिए मैं आपसे अलविदा चाहूंगा, और आप लाइक कमेंट और शेयर करना न भूलना। तो इसी के साथ आपसे अलविदा। जय हिंद, जय भारत।